नेता लोग इतना चंदा इकट्ठा करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो पैसा इतना मोटा होता है, फिर ये बोलते हैं साहब देश के अंदर पैसे की कमी है। वो सारा पैसा अगर लोगों की सेवा में लगा दिया जाए या लोगों तक पहुंचा दिया जाए सही तरीके से, तो फिर आप मुझे बताइए कि नेता को अपना कॉलर बार बार वाइट दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी? आम आदमी का अगर उनको सुनने में भी आ जाए कि किसी आदमी ने किसी लड़की को कुछ बोल भी दिया, बलात्कार बहुत दूर की बात, छेड़ना अलग बात, मैं कह रहा हूँ कुछ बोल भी दिया, इवन बोला भी नहीं, लड़की ने यूं ही नाम लगा दिया, तो नेता इकट्ठे हो जाएंगे अगर जानकार है उस लड़की के, क्योंकि उनको मौका देते हो कि आप हमें बताइएगा बहन जी, हम तो तैयार हैं आपके लिए। तो लड़कियों को तो हर कोई खुश करता है, वो खुश रहेंगी तभी तो वोट आएगा कि साहब यहाँ तो महिला की सीट आएगी। तो महिलाओं की सीट जो दी जाती है, आप सोच रहे होंगे इसलिए दी जाती है कि साहब जो महिला है ना उसको तो आगे बढ़ा रहे हैं, उस महिला के साथ भी पीछे से क्या हो रहा है ये पता लगाइए। लेकिन नेता हैं जी, वो तो राजा हैं, उनका कौन पता लगाएगा? फिर उनके पता है कब लगते हैं? जब वो सत्ता से नीचे आते हैं, फिर उन पर नाम लगते हैं, फिर बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उन पर केस कर देती है। राजा के बेटे को भी कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। आप बोलेंगे मैं तो ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहता हूँ जो बिल्कुल गरीब हो, ये हो वो हो, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को खो बैठेंगे उस जगह जिसमें शायद काबिलियत उसके बाप से भी ज़्यादा थी, क्योंकि उसको राजनीति विरासत में मिली थी। कि अगर किसी को फिल्म में लेना है, आपका कलाकार अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहा तो किसी राजनेता को ले लो, कितनी शानदार एक्टिंग करेगा। नमस्कार दर्शकों, आज हम पॉडकास्ट में लेकर आए हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा जो सामाजिक सरोकार को रूबरू कराती है और हमारे देश में जो सबसे प्रमुख विषय माना जाता है उस विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, और वो विषय है राजनीति। अनमोल, वो प्रश्न ही ये है कि राजनीति है क्या? आज जो समाज में व्यवस्था है या परिवार में जो व्यवस्था है, या एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जैसी व्यवस्था चाहता हूँ वैसी लागू हो जाए, उस व्यवस्था को बनाने के लिए जो तामझाम या जो प्रयास वो करता है, उस प्रयास को करने में बुद्धि का इस्तेमाल भी होता है। तो ये सारा प्रयास ही राजनीति के अंतर्गत आता है। अगर राजनीतिक रूप से व्यक्ति सफल होता है तो सत्ता उसके हाथ में आ जाती है, अगर राजनीतिक रूप से विफल होता है तो सत्ता उसके हाथ से चली जाती है। तो सत्ता को अपने हाथ में लेना, क्योंकि सत्ता जब आएगी तो ही इंसान की वो ज़रूरतें पूरी होंगी, तो ही जैसा समाज हो चाहता है, जैसा परिवार हो चाहता है, जैसा देश हो चाहता है, उसके हिसाब से होगा। हर इंसान अपने कंफर्टेबल जोन में जीना चाहता है। इंसान को लगता है कि मैं जो चाहूँ वैसी दुनिया हो जाए। तो राजनीति, आप ये मान लीजिए, चाबी है सत्ता प्राप्त करने की। अगर आप सत्ता चाहेंगे नहीं तो राजनीति करेंगे क्यों? तो राजनीति शाब्दिक रूप से कुछ भी हो, लेकिन मेरे अनुसार यही है कि किसी भी जगह, किसी भी स्थिति में अगर सत्ता प्राप्ति की इच्छा हो जाए और फिर उसमें दिमाग लगा करके काम किया जाए तो फिर ये राजनीति है। जैसा कहा जाता है आम बोलचाल में कि परिवार में कोई विवाद हो या सामाजिक कोई विवाद हो या कोई परिचर्चा हो, आदमी का पहला शाब्दिक जनरल शब्द ये होता है, अरे यार आप तो राजनीति कर रहे हो, है ना? तो इस तरह का जो प्रश्न आता है कि समाज के किसी वाक्य में या मतलब किसी भी प्रकार के पृष्ठभूमि, पारिवारिक कोई मसला हो, उस विषय में आखिर ये जो शब्द आता है वो ऐसा क्या है कि लोगों की आम बोलचाल पर एक शब्द सीधा सा निकलता है कि यार राजनीति कर रहे हो? देखिए, आपने जिस परिप्रेक्ष्य में बोला है वो ये है कि इंसान बोलता है कि देख तू राजनीति कर रहा है, यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि राजनीति तो एक ऐसा शब्द है जैसे कोई नकारात्मक स्थिति को पैदा कर रहा हो। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि राजनीति सकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन राजनीति किसके हाथ से हो रही है, राजनीति किसके जहन से हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति की चेतना बिल्कुल डाउन है, इंसान ही बेकार है, गुंडागिर्दी करता है, बदमाशी करता है, उसका ध्यान ही इस बात पे है कि लोगों पे काबू कर लूँ, अपनी चलाऊं, बदतमीजी करूं, इसलिए मैं राजनीति कर रहा हूं, राजनीति करके जिस दिन मेरे पास सत्ता आ जाएगी उस दिन बता दूंगा सबको, तो फिर ऐसा व्यक्ति राजनीति जो शब्द है ना उसको भी कचरे के डब्बे में ले आता है। इसलिए लोग जनरली बोलते हैं यार तू तो राजनीति कर रहा है। तो उनको कई बार पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये अपनी चला रहा है, और इस व्यक्ति की बात से साबित हो रहा है कि ये कुछ ऐसा करना चाह रहा है जिससे सारी सत्ता इसके हाथ में आ जाए, इसी की चले, फिर हम क्या चीज़ नहीं है क्या कोई, फिर हमारा क्या अस्तित्व है? तो राजनीति जो शब्द है वो इस तरह से प्रयोग में लिया जाने लगा कि ये तो गंदी चीज़ है। कि राजनीति आज समाज में एक वो स्थान रख रही है जो अपने पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन जितना प्रमुखता से लोगों की ज़बान पर है, लोगों के अस्तित्व में बनता है, वैसे ही राजनीति आज समाज, परिवार और हर किसी मामले में सबसे पहले उभर कर आता है। ऐसा क्यों होता है कि परिवार, सामाजिक, इन विषयों को और इन जो परंपराएं हैं इनको हम साइड में रखते हैं और राजनीति का नाम आते ही आदमी बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हाँ यार कोई सब्जेक्ट है ये। राजनीति का जो मेन अस्तित्व है वो है दिमाग से। इसलिए मैं कहूँगा कि राजनीति आदमियों की, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा राजनीति औरतों ने भी शुरू कर दी, क्योंकि मैंने कई बार बोला कि औरत प्रेम भाव से दूर हुई,
महत्वाकांक्षा को जन्म दिया। तो आदमी जैसे महत्वाकांक्षी बातें करता था कि मेरे हाथ में ये आ जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं ऐसा करूं, सत्ता मेरे पास आ जाए, सब मेरे हिसाब से चले, तो आदमी भी वो कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे औरतें भी राजनीति करने लगी। क्यों? क्योंकि उनको भी आदमी जैसा बनना है, उनको भी मजा आ रहा था। अगर इंसान संतुष्ट है अपने जीवन से तो वो क्यों राजनीति करेगा? आप देख लीजिए, जितने भी लोग राजनीति करते हैं जरूर उनके मन में कोई तो मनसा है। कोई बोलता है मैं अच्छे के लिए राजनीति करता हूँ, कोई ना कोई तो क्या, सभी यही बोलते हैं मैं तो अच्छे के लिए करता अच्छे हूँ के लिए। और मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं ज़्यादातर पैसा कमाने का एजेंडा होता है, पावर का एजेंडा होता है, अपनी बात मनवाने का होता है, या अपनी ताकत से किसी का शोषण कर दें और अपना घर बढ़ ले, इसका होता है। कुछ कुछ लोग इस बात के लिए राजनीति करते हैं कि हमको सीट पे बैठने में मजा आता है। तो बोलते हैं ना कई लोग, यार ये किसके लिए राजनीति करेगा, इसका तो कोई परिवार ही नहीं है, इसका तो ये, तो कोई एजेंडा लेके चलते हैं कि या तो इस देश में ये वाली विचारधारा घर कर जाए कि सब लोग हमारी बात मानने लग जाए, जो हम राजनीति कर रहे हैं साम दाम दंड भेद, ये मान्यता आ जाए, ये विचारधारा आ जाए। तो जस्टिफाई भी करते हैं उस विचारधारा को कि ये जो विचारधारा है बिल्कुल सही है और प्रकृति से जुड़ी हुई है। इसलिए देशों की राजनीति पर जनरली धर्म का बहुत बड़ा असर होता है। जिस देश का जो धर्म है या बहुलता है जिस धर्म की, उस देश में राजनीतिक लोग जो हैं, नेता हैं, वो उस धर्म का यशोगान करेंगे। उस धर्म की कोई त्रुटि नहीं बता सकता। पहली बात तो धर्म है तो उसमें कोई त्रुटि है ही नहीं, वैसे ही ऐसा उनका मानना है। और उस धर्म के लोगों को, क्योंकि उनकी मान्यता ही वही है, उनको हमेशा खुश करके चलेंगे। तो उनको तो साम दाम दंड भेद सीट पे बैठना है। तो कई लोगों की मनसा ये भी होती है कि मुझे तो सिर्फ सीट पे बैठना है, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। देखा नहीं आपने कई लोगों को, वो इस बात के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं। हम तो जिस लाइन से, एजुकेशन वाली लाइन से, हम तो देखते हैं एजुकेशन में पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन कई लोगों को, टीचर्स हैं, इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको इसी बात से ही मजा आ रहा है कि साहब ये कुर्सी ना चली जाए। क्यों? क्योंकि हम सबको ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर देने में मजा आता है, वो आधिपत्यता। हाँ, मजा सा आता है, इंजॉयमेंट आता है। एक छोटे बच्चे को ऑर्डर देने में मजा आता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि राजनीति वो व्यक्ति क्यों कर रहा है जिसका कुछ भी नहीं है, इसको क्या लेना है, इसको क्या देना है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो मांग रहा है, कुछ तो महत्वाकांक्षा है। हो सकता है उसको अपने आप को प्रेजेंट करने की महत्वाकांक्षा हो। बिल्कुल। कई बार राजनीतिक लोग या राजनीतिक नेता इतने बड़े हो जाते हैं कि भगवान बनने की इच्छा ही हो जाती है। आप ये ना सोचें कोई व्यक्ति हाथ जोड़ रहा है या ये बोल रहा है कि ऊपर वाला तो ये है, मैं तो इसके आगे कुछ नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है अंदर से वही ऊपर वाला बनना चाह रहा हो। आपको क्या मालूम? क्योंकि नेता इतना पारंगत है झूठ बोलने के लिए, वो आप भी जानते हैं, जग जाहिर है। एक आम इंसान इतना तगड़ा झूठ नहीं बोल सकता जितना नेता बोल पाता है। और इसके बीच में कुछ अच्छे नेता या जो कुछ करना चाहते हैं रियल में, वो भी पिस जाते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है ज़्यादातर लोग महत्वाकांक्षा के कारण राजनीति करते हैं। एक ऐसा प्रश्न दिमाग में आ रहा है, दिमाग में क्या कि मैंने काफ़ी वर्षों पहले एक राजनीति विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था एक कोटेशन, गुंडों और आतंकियों की अंतिम शरण स्थली का नाम ही राजनीति। इस चीज़ को आप कहाँ पर देखते हैं? या क्या ये कथन जो मुझे याद आ रहा है कि कॉलेज टाइम के एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था। इसमें मैं एक नाम और जोड़ता हूँ, गुंडे, राजनेता और धर्मगुरु, क्योंकि तीनों का अपना सामंजस्य है। हर कोई एक दूसरे की दुकान चलाता है। गुंडों का अंतिम पड़ाव राजनीति है या राजनीति में उनको शरण मिलती है, तो धर्मगुरुओं से शुरुआत होती है। ये तीनों कलाकार लोग हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये तीनों लोग ही सही हो जाएं, अगर ये तीनों लोग अच्छा काम करें, पहली बात, अगर गुंडा अच्छा काम करता तो गुंडा नहीं बनता, लेकिन अगर वो गुंडा बन के प्रायश्चित करता है, अंदर से उसको फील होता है कि मैंने गलत किया। इंसान पूरे जीवन भर गलतियां करता है, लेकिन अगर मरने से पहले मान ले कि मैंने गलत किया, या मैं जो सोच रहा हूँ वैसी दुनिया है नहीं, अंदर से उसको रियलाइजेशन हो जाए, तो मैं कहता हूँ उसने अपना पूरा जीवन स्वच्छ कर लिया, शुद्ध कर लिया। लेकिन गुंडा नहीं कर पाता। इसी प्रकार धर्मगुरु अगर सही सोच रहा है, वो धर्म की आड़ में अपना आधिपत्य बना रहा है, पैसा कमा रहा है, दबा के ऐसे काम कर रहा है जो एक बिजनेसमैन करता है, तो फिर किस बात का धर्मगुरु? फिर आते हैं राजनेता। अगर राजनेता जो हमारा लीडर है, जो जनता के लिए काम करता है, और अब देशों में जनता के लिए काम किया जाता है, क्योंकि राजाशाही व्यवस्था तो अब लगभग खत्म सी हो गई है। बिल्कुल। जनता का, जनता द्वारा शासन ही आज अस्तित्व में है। तो अगर नेता ही गड़बड़ है, बड़े पद पे बैठा हुआ राजनेता ही गड़बड़ है, तो फिर वो हमारा ध्यान कैसे रखेगा? क्योंकि उसकी खुद की महत्वाकांक्षा आड़े आएगी। वो सामने से ऐसा चेहरा लेके आपको उल्लू बनाता रहेगा कि मैं तो आप ही के लिए जी रहा हूँ, मैं तो सब कुछ आपका ही काम करता हूँ। तो जैसे जनता अपने आप को कलाकार मानती है ना, कि हम तो पारंगत हो गए, हम तो नेताओं की धज्जियां उड़ा देते हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम तो सामने एक्सपोज कर देते हैं नेताजी को। मैं कह रहा हूँ नेता आपके भी बाप होके निकलते हैं, वो आपसे 4 हाथ और आगे चलते हैं। आप उनके साथ भावुकता का खेल करते हैं कि नेताजी हम तो आपकी शरण में हैं, हम तो ये, वो आपके सामने अलग ही रोना रोते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो एक अलग बात है। तो आपने सही कहा कि जो गुंडे हैं उनका अंतिम जो पड़ाव है या अंतिम जो स्थिति है वो राजनेता ही है। वो राजनेता बन भी जाते हैं कई बार खुद भी अपने पाप धोने के लिए, है ना। वो अंदर से प्रायश्चित तो नहीं करते, वो आध्यात्मिक स्थिति में तो नहीं आते, बल्कि राजनेता बन जाते हैं। एक महत्वाकांक्षा खत्म हुई, दूसरी महत्वाकांक्षा पूरी हुई। तो मैं कहूँगा कि वो गुंडे खुद राजनेता ही बन जाते हैं, और ज़्यादातर जगह गुंडे राजनेताओं का संरक्षण भी करते हैं। बिल्कुल सही। काफ़ी हद तक इस प्रश्न से मैं सहमति की ओर जा रहा हूँ। जो कथन किसी भी एक लेखक ने लिखा है वो कहीं ना कहीं सोच समझ कर लिखा था। तो ये लगता नहीं कि जैसा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ वर्षों पहले हमारी सरकार ने नाम बिल्कुल वो चेंज किया कि जो राजपथ था उसका नाम कर्तव्य पथ रखा,
कि मतलब पहले उस नाम के अंदर एक आधिपत्य, एक शासन, प्रभाव जमाने की वो नज़र आती थी, वैसे ही क्या राजनीति के शब्द को बदलकर जननीति या कुछ ऐसा ही नाम नहीं रख दिया जाए कि जिससे लोगों को जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण मिले? हकीकत में देखा जाए ना तो ये राजनीति है ही नहीं, है तो ये कर्तव्य नीति। मन से काम करना, लोगों के लिए काम करना। और जब हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ खुद का काम भी ईमानदारी से करना चाहिए। खुद के काम का भी एक कर्तव्य होता है, लेकिन जब लोगों के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के पैसों से ही कर रहे हैं, लोगों का पैसा है, ये संसार भी लोगों का है, जनता का ही पैसा है। जनता ही है। आप भी तो उन लोगों के बीच में से उठ के आए हैं, आप कौन है? आपकी भी तो ये परेशानियां रही होंगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब राजनेता की मंशा उल्टी हो जाती है। फिर आप नाम भी अगर एक राजनीति के तहत ही बनाते हैं, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का ज़माना आप देख रहे हैं, आज हर कोई अच्छा बनना चाहता है, तो जनता भी ये चाह रही है अच्छा बने। तो जनता को उल्लू बनाना आज बहुत आसान हो गया। बड़ी भावुकता के साथ नेता उनके मन को टच करते हैं और वो ऐसी-ऐसी चीज़ें लाते हैं कि जनता को ये लगे कि ये जो नेता है ना, इसको खुद का तो कुछ करना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर नेता ये नाम चेंज ना करे, अंदर से ही कुछ ऐसा करके दिखाए, तो क्या जनता पागल है कि उसको दिखता नहीं है क्या? नेता लोग इतना चंदा इकट्ठा करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो पैसा इतना मोटा होता है, फिर ये बोलते हैं साहब देश के अंदर पैसे की कमी है। वो सारा पैसा अगर लोगों की सेवा में लगा दिया जाए या लोगों तक पहुँचा दिया जाए सही तरीके से, तो फिर आप मुझे बताइए कि नेता को अपना कॉलर बार-बार व्हाइट दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी? भले ही वो कितना ब्लैक हो, लेकिन जान-जान के व्हाइट दिखा रहा है कि मैं ऐसा हूँ। तो कोई सा भी नेता आज आप देख लीजिए, चाहे आपके पक्ष का हो या किसी और के पक्ष का, मेरे तो कोई पक्ष का नहीं है, मैं तो खुद ही अपने पक्ष का हूँ बस। लेकिन वो नेता ये कोशिश कर रहा है कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, क्योंकि अब की राजनीति हो रही है अच्छे के हिसाब से। अब की राजनीति पावर दिखाने के हिसाब से नहीं हो रही, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि राज के हिसाब से नहीं हो रही, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि जो हम पे राज करता है उसको हम सल्टा देंगे, उसको तख्त से नीचे गिरा देंगे। समय बदला है। हाँ, तो अब पतली गली का रास्ता निकाल करके उनको हल्का-हल्का चुग्गा डाल के, मक्खन लगा के, अच्छी बातें करके, थोड़ी उनके धर्म की प्रशंसा करके कि हम इस राज्य में आए हैं, ये पावन भूमि है, ये धरा पवित्र है। तो क्या कोई धरा अपवित्र होती है? कोई भूमि अपवित्र होती है? तो नेताओं के द्वारा जब ये चीज़ बोली जाती है, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो उनकी उस चीज़ पे वार कर रहे हैं जो उनको चाहिए। ठीक इसी तरह किसी धार्मिक सभा में बैठे हैं, किसी एक धर्म के लोग ज़्यादा बैठे हैं, तो वो उस धर्म का ही यशोगान करेंगे, महिमा मंडन करेंगे। किसी भी चीज़ को गलत बताएँगे ही नहीं, क्योंकि उनको खुद को गलत होना है। तो जब इंसान को खुद को गलत होना है और राज करना है, सीट पे बैठना है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, राजनीति खराब की तरफ ही जाती है। और मैं तो कहता हूँ किसी चीज़ के परिणाम सामने आते हैं, अगर परिणाम सही आ रहे हैं तो बात सही है। क्योंकि राजनीति ऐसी चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि एक पक्ष को गिरा दे, दूसरे पक्ष को उठा दे, तीसरे को उठा दे, और सबको खुश तो हमारे घर में ही नहीं किया जा सकता, तो फिर राजनीतिक व्यक्ति सबको खुश कैसे कर सकता है? उसकी एक अपनी विचारधारा होती है, उसका एक अपना सोचने का तरीका होता है। किसी भी पार्टी का नेता आ जाए, मंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, वो सबको खुश वैसे भी नहीं कर सकता। राजनीति में क्षेत्रवाद, पूंजीपतियों का आधिपत्य और किसी एक वर्ग का वर्चस्व, ये 3 चीज़ें जो उभर कर आ रही है, तो आपको क्या लगता है ऐसा कि अगर ये तीनों चीज़ें साइड में हटा दी जाए, तो क्या राजनीति आगे उभर कर आएगी? राजनीति को इन तीनों चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन जान करके अपना राज लेके आने के लिए अपने लोगों को तैयार किया जाता है। असली राजनेता वो होता है कि छोटे तल पे उसको देखो कि वो अपने परिवार वाले को भी सल्टा देता है क्या? अपने भाई को, या ऐसे इंसान को जो इंसान ज़िंदगी भर उसके साथ रहा है, लेकिन जो उसका एजेंडा है या जो उसका सोचने का तरीका है, अगर उसमें वो भी फिट नहीं हुआ तो वो उसको भी सही कर देता है क्या? लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। लोग अपने भाई बंधुओं को तो पपोलते हैं और वही नियम दूसरों के ऊपर लगा देते हैं। फिर जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि ऐसा इधर हो रहा है, आपने तो ये लागू किया था, तो फिर वो घुमा-घुमा के जवाब देते हैं। तो इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जान-जान करके क्षेत्रवाद को लाया जाता है, भाई-भतीजावाद को लेके आया जाता है। ज़रूरी थोड़ा ना है कि किसी क्षेत्र से ही कोई राजनीतिज्ञ निकलेगा, और अगर किसी क्षेत्र से कोई राजनीतिज्ञ निकला है, तो दूसरे क्षेत्र में वो जा नहीं सकता। अगर देश के लिए काम आ रहा है, तो किसी भी राज्य, किसी भी शहर या गली गाँव का छोटे से छोटा व्यक्ति भी आगे की तरफ जा सकता है, जी। जो लोगों की सेवा कर सके। ये तो लोगों को तय करना है। और मैं आपको एक बात और कह दूँ कि नेता वही होता है जो प्रजा चाहती है। प्रजा जैसी है ना, वैसे ही नेता बनेगा। पहले प्रजा क्या चाहती थी कि नेता बदमाशी भी कर ले, नेता भ्रष्टाचार भी कर ले, नेता सब कुछ कर ले, गुंडा बदमाशी कर ले, अपनी पावर भी दिखा ले। तो उसका असर आज भी चला आ रहा है। कहीं न कहीं जनता का भी स्वार्थ था उसमें। स्वार्थ आज भी चला आ रहा है। जनता ये चाहती है मेरा काम निकल जाए। अब नेताजी घर आके खाना थोड़ी ना बनाएंगे, लेकिन वो चीज़ आज भी चली आ रही है। लेकिन अब एक नई चीज़ आई, अच्छा बनने की प्रक्रिया, कि हम तो अच्छे लोग हैं। ये अच्छे लोगों से बचो आप। खराब आदमी फिर भी इतना खराब नहीं होता जितना अच्छा आदमी होता है। जी, मतलब दिखावा करना उनको। क्योंकि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, भावुकता होती है, अच्छी-अच्छी बातें होती हैं। वो शब्द होते हैं जो लोगों के मन तक उतर जाएँ और ये कहें वाह, वाह! ये तो बहुत अच्छा आदमी है। जब पीछे जाके देखें कि इसके हालात तो बहुत ख़राब हैं, ये तो कई बार मालूम पड़ता है कि जिसको हम खराब मान रहे थे, तो उसका भी बाप निकला। ये तो और भी कलाकार है, हर चीज़ में ये तो उससे आगे है। तो इन सब चीज़ों का कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनका अस्तित्व लाया जाता है, क्योंकि शायद खुद में ही राजनेता में कमी होती है। जब राजनेता इतना मजबूत है, इतना तगड़ा है, वो ये देखता है कि सीट गई भाड़ में,
मुझे चाहे 4 दिन ही काम करना पड़े, मेरे को सीट 4 दिन के लिए मिले, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे दिखावा सामने आए। बहुत से मैं उदाहरण कोई है भी ऐसे। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे दिखावा सामने आए, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरी वाहवाही हो कि साहब जनता तो मेरे को पूज रही है, मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। जनता वाहवाही करे, लेकिन मैं अपने आप को पेश नहीं करूँगा कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि आज राजनेता भी सोशल मीडिया से बचते नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया को सामने लाते हैं। क्योंकि हम लोग तो फिल्म लाइन वाले हैं, हमको तो बड़े आराम से पता चल जाता है कि कौन सा नेता पोज दे दे के फ़ोटो खिंचा रहा है, कौन सा नेता को ये मालूम है कि बगल में कैमरा लग रहा है, कौन सा नेता कितनी क्लियर फ़ोटो चाह रहा है, कौन सा नेता बड़े सहज भाव से, बड़े आराम से बैठा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी मतलब कहीं ना कहीं एक राजनेता को कुशल अभिनेता भी मान सकते हैं आप। तो अभिनेता तो हो ही रहा है ना, वो कुशल अभिनेता। ये मैं तो कई बार मजाक में बोलता हूँ कि अगर किसी को फिल्म में लेना है, आपका कलाकार अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहा, तो किसी राजनेता को ले लो, कितनी शानदार एक्टिंग करेगा। जी। तो किसी भी पक्ष का जो नेता है वो अच्छी एक्टिंग करता है। अच्छी एक्टिंग करने के कारण ही उनको ये क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद या किसी भी तरह का वाद बीच में लाना पड़ता है, क्योंकि यही उनके अहंकार को प्रबलता देते हैं कि सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो जाएंगे, तू मेरी दुकान चला, मैं तेरी दुकान चलाता हूँ। आजकल महिलाओं का भी बहुत बड़ा बोलबाला है राजनीति के अंदर। पहले की बनिस्बत आज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। महिलाओं का कितना बड़ा राजनीति में योगदान रहा है और महिलाएं अपने आप को कहाँ पर मानती है, ये प्रश्न तो एक प्रश्न हुआ, इसी में एक जुड़ता हुआ प्रश्न है। और इस बीच में क्या महिलाओं का यहाँ पर शोषण होता है? देखिए, महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर उसकी चेतना मजबूत है ना, तो फिर वही काम करेगा वो जो उसको सत्यता की तरफ लेके जाती है। अगर किसी महिला का मन महत्वाकांक्षी हो गया, उसके मन में चाहत आ गई किसी और पे राज करने की, सीट पे बैठने की, तो फिर वो महिला रही कहाँ, उसका प्रेम भाव कहाँ चला गया। तो आज जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं कि वो राजनीति में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, सुन करके आपको गलत लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, महिलाओं का मैं विरोधी हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सारी उपज आदमी की है, किसी को किसी पे राज क्यों करना है। तो शोषण तो फिर हो गई, लेकिन यहाँ पे वो शोषण नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसके द्वारा हो रहा है, नेताओं के द्वारा। नेता तो आम आदमी को सल्टाते हैं। आम आदमी का अगर उनको सुनने में भी आ जाए कि किसी आदमी ने किसी लड़की को कुछ बोल भी दिया, बलात्कार बहुत दूर की बात, छेड़ना अलग बात, मैं कह रहा हूँ कुछ बोल भी दिया, इवन बोला भी नहीं, लड़की ने यूं ही नाम लगा दिया, तो नेता इकट्ठे हो जाएंगे अगर जानकार है उस लड़की के, क्योंकि उनको मौका देते हैं वो कि आप हमें बताइएगा बहन जी, हम तो तैयार हैं आपके लिए। तो लड़कियों को तो हर कोई खुश करता है, वो खुश रहेंगी तभी तो वोट आएगा। पिक्चर वाले उनको खुश रखते हैं, लड़की और बच्चे खुश हो जाएं तो फिर आदमी की क्या मजाल। तो वहाँ पर वो इतना ज़्यादा नाटक करने लगता है कि हम तो इसको जेल भेज के रहेंगे, इसको फांसी पे लटका देंगे, इसने बोला कैसे, इसने ये वो। लेकिन अगर वो अपनी गिरबान में झांक के देखे तो बहुत सारी जगह उसने महिलाओं का शोषण ही नहीं किया होता, बल्कि रजामंदी से भी ये सब खेल चल रहे होते हैं। मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में हूँ कि नेताजी को भी पूरा हक है फिजिकल रिलेशन बनाने का, और अगर फीमेल नेता है तो उनको भी हक है। लेकिन देखिए, अपने काम से किसी को दबाना और परेशान करना ये हर जगह होता है। स्कूल्स में भी होता है, कोई डायरेक्टर है वो परेशान करके किसी टीचर का शोषण करना चाहे, उसकी तनख्वाह काट रहा है, उसको टाइम पे पेमेंट नहीं दे रहा, उसको ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है, सिर्फ इसलिए परेशान होकर अपना रोना मेरे सामने रो दे, हाथ जोड़ ले और ये मेरे से फिजिकली जुड़ जाए रो रो करके। तो ये भी राजनीति हुई स्कूल के तल पे। ऐसे ही हॉस्पिटल्स में आप देख लीजिए, वहाँ पे भी शोषण है कि डॉक्टर उसकी तनख्वाह टाइम पे नहीं दे, नर्स की, जो हेड डॉक्टर है, जो मालिक है अस्पताल का, फिर कैसे भी करके उसको परेशान करे, बार बार उसके काम में कमी निकाले, कि बार बार ये जाहिर कराए कि तुम्हारा तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। तो नर्स को या किसी भी फीमेल को मालूम चल जाता है कि मेरे को क्यों कर रहा है, तो उसके पास कोई चारा नहीं रहता। मैं इसको शोषण कहता हूँ। ठीक इसी तरह का शोषण राजनीति में भी होता है, जग जाहिर है। आप देख लीजिए, कई बार महिलाओं को टिकट दे दी जाती है कि साहब यहाँ तो महिला की सीट आएगी, तो महिलाओं की सीट जो दी जाती है, आप सोच रहे होंगे इसलिए दी जाती है कि साहब जो महिला है ना उसको तो आगे बढ़ा रहे हैं, उस महिला के साथ भी पीछे से क्या हो रहा है ये पता लगाइए। लेकिन नेता हैं जी, वो तो राजा हैं, उनका कौन पता लगाएगा। फिर उनके पता है कब लगते हैं, जब वो सत्ता से नीचे आते हैं, फिर उन पर नाम लगते हैं, फिर बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उन पर केस कर देती हैं। हमाम में सब नंगे हैं, जो ओपन हो गया वो गया काम से, अंदर है तो साहूकार है, चाहे कोई स्कूल वाला हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे नेता हो। इसलिए मैं कहता हूँ फिजिकल रिलेशन को गंदा मत कीजिए, ये सबकी नीड है, इसको करना है। इसको आप शोषण की तरह से लाएंगे, बदतमीजी करेंगे और बोलेंगे कि नहीं होता नहीं होता, गंदी बात है। मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छी बात है, वो जान के नहीं बोलते, क्योंकि इससे उनका जो चरित्र है वो समाज में ओपन हो जाएगा कि कितनी गंदी बात है। और कौन से समाज के सामने, जिस समाज का हर व्यक्ति सेक्स करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है या अपनी जरूरतें पूरी करना चाहता है, उनके सामने ऐसी बात रख रहे हैं। तो नेताओं में भी ऐसा होता है, शोषण हो ही जाता है। इन सब के बावजूद महिलाओं की ऐसी क्या महत्वाकांक्षा है? जैसा आपने सब चीज़ें उदाहरण दिए, मतलब मेडिकल का उदाहरण दिया आपने, पॉलिटिक्स का तो है ही, खैर बात चल ही रही है, स्कूल एजुकेशन में बताया आपने। तो फिर भी इन सब के बावजूद एक महिला की क्या ऐसी महत्वाकांक्षा है, क्या ऐसी उसकी इच्छा है, फिर भी वो उसी ओर बढ़ना चाहती है? देखिए, बहुत जगह तो महत्वाकांक्षा सामने आती है, महिला पुरुष बन जाती है और महिला मैं ये कर दूं, वो कर दूं, इस सीट पे बैठ जाऊं, उसका खा जाऊं, इसका खा जाऊं, इस पे हुक्म जमा लूं, ऐसी चीज़ें महिला के सामने आती है। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें महिला ज़रूरत के कारण ऐसा कर बैठती है,
जब उसको ज़रूरत होती है, घर में बच्चा भूखा है, पति बीमार है, मजबूरी में काम करने के लिए है। ज़्यादातर केस में ये देखा। मैं कोई आंकड़ा नहीं दे सकता आपको, लेकिन ऐसा भी होता है। दोनों ही बातें अपनी जगह सही है ना। तो उनको कई बार ऐसा कदम उठाना पड़ता है। जो प्रोस्टिट्यूशन है, उसमें भी कई महिलाएँ शौक से आ जाती हैं कि उनको मज़ा आ रहा होता है शुरू में, फिर उनके जो चाहने वाले होते हैं या उनको इस लाइन में जो लाते हैं, वो लोग उनको धकेल देते हैं। फिर उनको पहले तो मज़ा आ रहा है कि इसके बदले पैसा मिल रहा है, इससे बढ़िया बात क्या होगी। फिर वो चीज़ मोनोटोनस हो जाती है और उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन के उनका पेशा बन जाती है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे उनकी ज़रूरत भी होता है कि अब मुझसे कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन मैं उन महिलाओं को भी कहता हूँ कि जब आपसे काम नहीं हो रहा, आप थोड़ा-सा परिश्रम कीजिए। कहीं न कहीं जब आपके हाथ-पैर सलामत हैं, तो आप ये रास्ता ना चुन करके, मैं कह रहा हूँ सेक्स तो कीजिए, लेकिन पैसा मिलेगा इस एवज़ में, वो थोड़ा ठीक नहीं है। पूरी तरह से गलत भी नहीं है, लेकिन एक मजबूरी की तरह से सेक्स करना पड़े तो ये ठीक नहीं है। मजबूरी की बात मैं कह रहा हूँ। तो उनको उस टाइम पूरी ऊर्जा के साथ कुछ काम करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो मजबूरी की तरफ ले जाता है। तो कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जो महत्वाकांक्षा के कारण करती हैं, कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जो मजबूरी के कारण भी कर लेती हैं। कुछ लोगों की अपेक्षाएं होती है कि राजनीति में आकर हम सेवा करें, श्रद्धा भाव से काम करें, लेकिन जहां पर यह विषय आ जाता है परिवारवाद, इस विषय के आने पर जिस व्यक्ति के मन में जो अच्छी छवि होती है, जो वाकई कुछ करना चाहता है समाज के लिए, देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए पूरी तरह से कुछ एक त्याग करना चाहता है, लेकिन जो ये शब्द आ जाता है परिवारवाद, इसकी वजह से वो इच्छाएं, जो एक आम स्तर से जुड़ा हुआ नेता होता है जो आगे कुछ बढ़ने की इच्छा रखता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये शब्द आ जाता है तो वो सब कुछ बीचे गौण हो जाता है। तो कितना बड़ा रोल मानते हैं आप परिवारवाद को? देखिए, जहाँ आप इस प्रश्न को लेके जा रहे हैं, मैं उस जगह को इंगित ना करते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो परिवारवाद शब्द है, ये अस्तित्व में तो था, लेकिन आज इसका बोलबाला ज़्यादा है। जी। क्योंकि जो विपरीत पार्टी होती है, वो किसी ना किसी तरह अगली पार्टी के नेता को बदनाम करने की कोशिश करती है। तो उसके बीच में वो अपनी साइकोलॉजी लाती है, जनता की साइकोलॉजी के साथ अपनी साइकोलॉजी को मर्ज करती है। तो ये शब्द अस्तित्व में आते हैं और वो लोग ये नहीं जानते क्या कि सदियों से राजाओं का बोलबाला रहा है इस देश में। तो पहले तो राजा प्रथा ही थी, पहले तो राजा लोग ही शासन करते थे, देशों में ऐसा ही था। और आप ये मानते भी हैं, कई राजाओं को महिमा मंडन भी करते हैं उन राजाओं का कि ये तो बहुत तगड़े थे, उनका यशोगान करते हैं, ये तो इतने तगड़े थे। लेकिन जब आप देखेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानें भी राज करती आई हैं। तो उस समय भी तो परिवारवाद था। इसमें गलत क्या है? पहली चीज़, अगर बेटा काबिल है तो उसको विरासत में राज करने की टेक्निक्स मिलेंगी। लेकिन अगर बेटा गड़बड़ है तो फिर ये राजा के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना उत्तराधिकारी अपने भाई के बेटे को बनाए जी। या अपने दोस्त के बेटे को बनाए, फिर वो वहाँ पार्शलिटी ना करे। तो मैं परिवारवाद को इस कंपलसरीनेस के कारण बुरा मान रहा हूँ कि कंपलसरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। अगर वो काबिल है तो बन सकता है। जी। एक डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बन सकता है तो राजा का बेटा राजा बन सकता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बन सकता है, सीट पे बैठे हुए व्यक्ति का बेटा सीट पे बैठ सकता है। काबिलियत कितनी है? ऐसे तो आप काबिल राजा के बेटे को भी कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। आप बोलेंगे मैं तो ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहता हूँ जो बिल्कुल गरीब हो, ये हो, वो हो। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को खो बैठेंगे उस जगह जिसमें शायद काबिलियत उसके बाप से भी ज़्यादा थी, क्योंकि उसको राजनीति विरासत में मिली थी। हो सकता है वो उसमें और कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करे। अगर उसका ज़हन अच्छी तरफ गया है, उसकी परवरिश शानदार हुई है, तो मैं कह रहा हूँ वो अपने पिता से भी एक हाथ आगे जाएगा। और ऐसे एग्जाम्पल्स हमको इतिहास में मिले हैं। तो परिवारवाद इस ढंग से तो सही है, लेकिन इसको कंपलसरी बना दिया जाए कि नहीं साहब मेरा बेटा तो बनेगा, फिर साहब उसको आप कितना ही पपलते रहो, उसको आप कितना ही सीट पे बिठा लो, वो गड़बड़ रहेगा ही। फिर मैं कहूँगा कि ये नाइंसाफ़ी है उन गरीब लोगों के साथ या उन काबिल लोगों के साथ, क्योंकि उनको इतना एक्सपोजर अगर मिल जाए, एक सीट पे बैठे बैठे तो एक गधा भी तैयार हो जाता है, एक सीट पे बैठे बैठे तो एक नाकाबिल इंसान भी बहुत काबिल हो जाता है। लेकिन ये नाइंसाफ़ी है ना, क्योंकि उसको मौके ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे एक कलाकार के बेटे को मौके ज़्यादा मिल जाते हैं कि 2-4 फिल्में फ्लॉप होंगी तो अपने आप को तो काम हो जाए, एक्सप्रेस हाँ, करने के लिए उसको तो मौका मिल जाता है। उसके साथ क्या है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये उन लोगों के लिए नाइंसाफ़ी है जो लोग गरीब हैं या काबिल होते हुए भी उस सीट पे नहीं बैठ पा रहे, या जो सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी बैठता जाएगा, वो उसके गुलाम बनते रहेंगे। और गड़बड़ बच्चा अगर बैठ गया तो फिर पपोलते रहो 10 साल 20 साल, वो कुछ ही नहीं कर पाएगा या इतनी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाएगा। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर ज़बरदस्ती की जाए कि साहब ये तो बैठना ही चाहिए, काबिल हो या नहीं हो, तो फिर ये गलत बात है। इसी से जुड़ता हुआ एक प्रश्न आ रहा है, जैसा आपने बोला कि कुछ लोग जो राजनीति को अपना पेशा मानते हैं, अपना दायित्व मानते हैं या कर्मठता के साथ काम करना चाहते हैं, जैसे कोई ज़मीन स्तर का नेता है, वो 10 साल 15 साल 20 साल जिसने राजनीति में दिए हों, वो संगठन के साथ जुड़ा हुआ हो, आम लोगों की सोच को अपनी सोच से बराबर रखता हो, उसको आगे आने का मौका दिया जाता है। तो कुछ लोगों के आधिपत्य के कारण उसकी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया जाता है, जबकि उसकी भी इच्छा कहीं ना कहीं मन में होती है कि मैंने संगठन को इतना वर्ष दिए हैं, अपना जीवन दिया है, तो क्या उसका अधिकार नहीं बनता? अधिकार तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या उसके मन में इच्छा ही नहीं होती कि मैंने संगठन को अपने आप को इतना सौंपा है तो मुझे भी इसका कुछ प्रतिफल मिलना चाहिए? देखिए, पिछला प्रश्न आप किस तरफ लेके गए थे, मैंने बिना नाम लिए उसका भी जवाब दिया
ये प्रश्न आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं बिना नाम लिए, मैं इसका भी जवाब दूंगा, क्योंकि हमारा मकसद बखेड़ा खड़ा करना नहीं है। हम चीज़ों को उच्च चेतना की तरफ ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हम तन और मन दोनों पे काम करके, और इंसान का जीवन स्तर कितना ऊंचा हो वो रियल में अपनी चेतना को जाने, इस बात पे है। अगर बतंगड़ बनाना हमारा मकसद होता तो हम किसी का भी नाम लेकर के और कुछ भी बोल करके और व्यूज़ इतने आ जाएं और ये आ जाएं, ये काम कर सकते हैं। मतलब वास्तविकता की ओर आप ले जाना ऐसा नहीं चाहते है कि हमें कोई डर लग रहा है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आज डरता तो कोई भी नहीं है, कोई किसी का भी नाम ले लेता है कैमरे माइक पे, उसको तो पता है कि बड़े आदमी के ऊपर कीचड़ उछालो तो और ऊंचा नाम होगा, और ऊंचा, तो प्रसिद्धि मकसद और मिलेगी। हाँ, तो मकसद ये नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि मैं बिना नाम लिए बोलता हूँ कि महत्वाकांक्षा तो सबकी है। अगर रियल में कोई संगठन के साथ काम कर रहा है, रियल में अपना परिवार मान रहा है, तो फिर उसके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं अपने हिसाब से सब कुछ करूँ। लोग उसको तैयार करें। हमेशा मैंने एक बात कही है कि नेता को लोग खड़े करें, लोग ही कहें कि तुम इस काबिल हो, आज नहीं तो कल लोग बोलेंगे। लोग त्रस्त हो जाते हैं तब भी तो बोलते हैं कि नेता गड़बड़ है। लोग खड़े होंगे और उसके लिए बोलेंगे, उसके लिए कदम उठाएंगे, लेकिन लोगों में भी वही राजनीति होती है। हर व्यक्ति ही ये चाहता है कि मैं सीट पे बैठ जाऊं। इवन किसी नेता को अगर पार्टी वाले पसंद भी कर रहे होते हैं तो ऊपर से तो ये दिखाते हैं कि हम पसंद कर रहे हैं, और लगता भी है पब्लिक को कि पसंद कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कहानी कुछ और चल रही होती है, क्योंकि वो भी तो चाहते हैं ना कि हम बैठे। जैसा आपने कहा कि हमने तो सेवा की है साहब, हमको भी मिलना चाहिए। आप मुझे बताइए कि क्रिकेट टीम में 11 लोग खेलेंगे, 4-5 लोग बेंच पे बैठेंगे, कितने वर्षों बाद चेंजेस आता है, या मान लीजिए महीनों बाद चेंजेस आता है, और फिर ओपनर है तो सब 2 होंगे 3 होंगे, तो किस किस को सीट मिलेगी? सब थोड़ी ना बैठ जाएंगे। तो ये जो महत्वाकांक्षा डेवलप हुई है ना सीट पे बैठने वाली, ये ऊपर से लेके नीचे तक है। इसलिए राजनीति नीचे भी है, ऊपर भी है और ऊपर भी है। बस इसका जो क्षेत्र है वो बड़ा और छोटा हो जाता है। परिवार में भी आप देखेंगे सीट पे बैठने का ही तो नाटक हो रहा है सारा। औरतें तक भी ये सोचती हैं, आदमी भी सोचता है, इवन जो छोटा बच्चा है, जब बाप राजनीति करता हुआ बड़ा होता है तो बच्चे के मन में भी आता है कि मैं पापा की जैसे हुकुम चलाऊं, फिर वो पापा का गला काटता है। और इतिहास में भी ऐसा हुआ है कि गला काटे गए हैं। आज कोई भी नेता कहीं एक पार्टी में विफल हो जाता है, थोड़ा सा उसको उसकी महत्वाकांक्षाओं के साथ उसको न्याय नहीं मिल पाता, न्याय तो कह ही नहीं सकते, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो वो तुरंत से अपना दल बदल लेता है और ये मानता है कि हाँ यहाँ पर मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो वहाँ नए सिरे से मुझे कुछ प्राप्त मिलेगा। तो ये क्या है, ये उलझन क्या है, उस नेता की क्या परिस्थिति? ये तो आपके प्रश्न में ही जवाब है। आप बार बार नेता को अच्छा साबित करने की कोशिश करवा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ मुझे मिलेगा, ऐसा नेता क्या काम का जो दली बदल बदल के कुछ लेना चाहता है, लेकिन नाम पता है क्या लगाएगा कि मैं तो सेवा के लिए आया हूँ, मुझे उस पार्टी में ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रहा था इसलिए मैं इसमें आया हूँ। लेकिन कई बार ऐसे नेता सामने आते हैं जो इस पार्टी से उसमें आ गए, फिर वापस से इस पार्टी से उसमें चले गए। तो ये तो कूदते रहते हैं, ऐसे भी नेता होते हैं। और ऐसे भी तो हैं जो रहते इस पार्टी में लेकिन अंदरूनी रूप से इसी पार्टी को खत्म कर रहे होते हैं, पूरी सूचना उस पार्टी को दे रहे होते हैं। तो होता तो उनका निजी स्वार्थ है ना। मैं यही तो बोल रहा हूँ, नेताओं का अगर निजी स्वार्थ आ गया, अगर खुद राजा बनना है, खुद बैठना है, चाहे पैसों के रूप में हो या कि मैं सीट पे बैठा हूं, मुझे मजा आ रहा है, मुझे सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, मैं भगवान बन के मरूंगा एक दिन, अगर इस तरह की भावना है या इस तरह का यशोगान करवाने की इच्छाएं पैदा हो जाए, तो ऐसा नेता फिर ढंग का नेता हो ही नहीं सकता। आपको लगता रहेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, पर होता आपके साथ कुछ भी नहीं है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं आज जिन्होंने अपने जीवन के 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, यहाँ तक कि जीवन का आधा समय भी उन्होंने राजनीति में दे दिया और आज भी बेदाग हैं और अपने कर्तव्य, अपनी योग्यता और अपनी मेहनत के बल पर वो अपना सर्वोच्च स्थान रखते हैं। तो क्या उन लोगों को देखकर जो आम नेता आज जो नेता बनने जा रहा है, कुछ समय से इस राजनीति में सक्रिय है, तो उनको देखकर लगता नहीं है कि हमें भी कहीं ना कहीं पर ऐसी छवि बनानी चाहिए? दाग है, बेदाग है, ये तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि दाग भी लोगों के द्वारा ही लगाए जाते हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि दाग अच्छा है कि बुरा है? कई बार दाग अच्छे भी तो होते हैं ना। तो कई बार तो ऐसा भी है कि लोगों पे दाग लगे हैं, दाग मतलब केसेस लगे हैं, वो लोग बैठे हुए हैं आराम से सीट्स पे, बहुत सारे नेता हैं, या अगर केसेस लगे भी हैं तो उन्होंने साफ करवा दिए। तो दागों का तो मुझे मालूम नहीं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी की छवि क्या बनेगी, क्या होगा, इस बात की परवाह किए बिना नेता को निकल जाना चाहिए, अगर वाकई में लोगों के लिए काम करना है। और लोगों के लिए अगर काम करने की इच्छा है तो फिर नेता बनने की आवश्यकता ही नहीं है। नेता तो लोग उसको पकड़ के बना देते हैं कि आप सामने आइए, हमारे लिए काम कीजिए। जिसको काम करना है वो कैसे भी करेगा। जनरली बच्चों से पूछ लेता हूँ तो मेरा मन रखने के लिए बोल देते हैं कि नहीं सेवा करना चाहते हैं इसलिए डॉक्टर बनेंगे। फिर मैं पता है क्या बोलता हूँ कि ठीक है फिर डॉक्टर मत बन, वैसे ही सेवा कर ले, बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत सारी सेवाएं। उनकी रोटी कपड़े का इंतजाम कर दे, उनको दवाई का इंतजाम करवा दे, उनके लिए कहीं से पैसा इकट्ठा कर ले, या किसी की चोट लगी हो तो उसके घाव सही कर दे। ये सब काम तो बिना डिग्री कर सकता है। वहाँ फिर जोर आता है उनको, तो जब जोर आएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि वाकई में छवि की परवाह ना करते हुए कि उनकी अच्छी छवि बन रही है इसलिए हम ऐसा बने, क्योंकि छवि बनाने वाले भी अपन लोग हैं, छवि गिराने वाले भी अपन लोग हैं। तो जब हम लोग ही हैं, हम ही ये चीज़ें सामने लाते हैं। और चूंकि मैंने कहा कि जो जनता है वही नेता खड़ा करती है, तो जैसी प्रजा वैसा राजा। तो आप चिंता ना करें किसी की छवि अच्छी या बुरी है। तो अनमोल, आज आपने हमारे सभी प्रश्नों के आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से और सहज भाव से दिए। तो दर्शकों, आज का विषय था हमारा राजनीति, और आने वाले
पॉडकास्ट में आप और भी इसी तरह के विषयों को हमारे पास पहुंचा सकते हैं। आपकी जो भी जिज्ञासा है, आपके जो भी प्रश्न है, हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आने वाले एपिसोड तक के लिए मैं आज का होस्ट शंकर पुरोहित आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।